मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हमारी क्लास में भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं और भूगोल विषय में जो हमारा चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में मानव भूगोल के अंतर्गत किन किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उसमें मुख्य रूप से ये तथ्य हैं। इसी के अलावा एक अमेरिका के आपको बताया था हंटिंगटन, जिन्होंने मानव भूगोल के दो पक्षों पर ज्यादा जोर दिया। एक भौतिक पक्ष और एक मानवीय पक्ष। क्या ऐसा कह सकते हैं? प्राकृतिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष। इसमें कोई पक्ष आ जाते हैं जिनमें मानव अपने कल्याण के लिए जो भी उनको वस्तुएं चाहिए, जो भी चीज चाहिए, वो सारी प्राकृतिक तत्वों के अंतर्गत मिलती है। और सांस्कृतिक पक्ष में इनसे मिलने वाली जो भी वस्तुएं हैं उनका मानव अपनी क्षमता के अनुसार जो विकास करता है वो उसका सांस्कृतिक पक्ष है। तो कहने का तात्पर्य ये आया कि हंटिंगटन मॉडल के अनुसार कि प्राकृतिक तत्व और मानवीय तत्व इन दोनों के समावेश का अध्ययन ही मानव भूगोल का क्षेत्र है। इसमें मुख्य रूप से इन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सबसे पहला आता है जनसंख्या। जनसंख्या के अंतर्गत क्या है कि जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या संक्रमण, ये एक नई टर्मिनोलॉजी है जो हम आगे अध्ययन करेंगे जनसंख्या का। उसमें जनसंख्या संक्रमण, लेकिन अब प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों के आने जाने की जो प्रक्रिया है उसको प्रवास कहते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है वो जनसंख्या के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। दूसरा जो है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। अब मानव जो है वो अपना कल्याण जो करता है या अपना विकास करता है वो प्रकृति से मिलने वाले संसाधनों से ही होता है। संसाधन का तात्पर्य यहाँ ये है जो मानव उपयोग करे, प्रकृति के वे तत्व जिनका मानव उपयोग करे वे संसाधन कहलाता है। संसाधन और पदार्थ में थोड़ा सा मतलब है, डिफरेंस होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। एक प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, किसी प्रदेश में जहाँ भी मनुष्य निवास करता है वो अपने आसपास के क्षेत्र के जितने भी संसाधन हैं उनका अधिकतम से अधिकतम क्या करता है? उपयोग करता है। तो अधिकतम उपयोग करना, अब जैसे मिट्टी है, जल है, वायु है, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश है, ये सारे तत्वों का वो क्या करता है? उपयोग करता है। तो मानव भूगोल में जिस प्रदेश में जनसंख्या रहती है उस प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का भी साथ में अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक वातावरण कैसा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है। तो वो वहां के वातावरण के साथ कैसे अनुकूलित हो चुका है, कैसे अनुकूलित हो चुका है, उसके बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। कालिक क्रम में समय के अनुसार बदलाव, भाई मानव भूगोल में समय के अनुसार क्या हुआ है? बदलाव हुआ है। मानव ने जैसे जैसे विकास किया है तो मानव के द्वारा किए गए विकास में लगातार एक गत्यात्मकता रही है, एक क्रमशीलता रही है, लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये विकास की जो संकल्पना है कि आज से लेके 10,000 साल पहले कैसा था और आज उसने कैसा विकास किया है, इन सब का अध्ययन कालिक अनुमान जो सांस्कृतिक क्षेत्रों पर उसके प्रभाव को दर्शाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं, मानव के द्वारा जो भी निर्माण कार्य किया जाता है उसको हम इस क्रम में लिया जाता है। किस प्रकार से कैसे समय में उसने विकास किया और समय की व्यवस्था क्या रही है, तो एक गत्यात्मकता की ओर जा रहा है। समायोजन और प्रादेशिक संगठन। समायोजन या प्रादेशिक संगठन के तात्पर्य है कि मानव भूगोल के अंतर्गत प्रदेश कोई भी प्रादेशिक संगठन होता है। प्रादेशिक संगठन का मतलब ये है, प्रदेश का तात्पर्य होता है कि कोई एक ऐसा क्षेत्र जिसमें उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोग और वहां का प्राकृतिक वातावरण समान है लेकिन वो किसी दूसरे क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न है। जैसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र का जो प्रदेश है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न है। तो ऐसी क्षेत्रीय इकाई जिसमें समाकलित मतलब सारे तत्व एक जैसे हो और जो दूसरे क्षेत्र से या दूसरे प्रदेश से बिल्कुल क्या हो? भिन्न हो, उसको क्या कहते हैं? प्रदेश। तो वो प्रादेशिक संगठन में आता है। अब प्रादेशिक संगठन कैसा है उसके अनुसार उसका समायोजन किया जाता है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के द्वारा
दो प्रकार के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्राकृतिक समायोजन की तंत्र की बात करें तो इसमें है कि जब से पृथ्वी बनी है प्राकृतिक वातावरण के स्वरूप के अनुसार जब से पृथ्वी बनी है इसमें दो स्वरूप आते हैं, एक अनुकूलन और दूसरा समायोजन। ये हमेशा से चली आ रही है। जब से पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण का विकास हुआ है तब से अनुकूलन और समायोजन की प्रक्रिया निरंतर चली आ रही है कि जो भी जीव है उस वातावरण के अनुसार ही ढलना पड़ता है, या कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो वो प्रक्रिया। लेकिन मानव के विकास के बाद में एक नई संकल्पना आई है, रूपांतरण की संकल्पना, कि प्रदेश में जो प्राकृतिक तत्व हैं उन प्राकृतिक तत्वों का क्या किया जा रहा है, रूपांतरण किसके द्वारा किया जा रहा है, मानव के द्वारा। इसलिए मानव भूगोल में अनुकूलन, समायोजन और रूपांतरण तीनों तत्वों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है किसी प्रादेशिक क्षेत्र के आधार पर। नेक्स्ट है दूसरे प्रदेशों के संबंध। एक प्रदेश जहां पर जनसंख्या निवास कर रही है वो किसी दूसरे प्रदेश के साथ उसका कैसा संबंध है, या फिर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत संबंध की जो संकल्पना होती है वो भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत जो निरंतर विकास हुआ है उस विकास के कारण कई विज्ञानों का विकास हुआ है, तो एक विज्ञान का दूसरे विज्ञान के साथ संबंध भी इसके अंतर्गत स्थापित किया जाता है। और प्रदेश का तात्पर्य है कि एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बहुत सी चीजें हैं, बहुत से संसाधन हैं, वो उपलब्ध है, लेकिन दूसरे क्षेत्र के साथ वो संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो हम मानव भूगोल में ये अध्ययन करते हैं कि किस प्रदेश के अंदर ज्यादा संसाधन है, किस प्रदेश में कम संसाधन है, कागी जनसंख्या किस स्वरूप में है, कागी जनसंख्या किस स्वरूप में है। स्वरूप का मतलब इस प्रक्रिया में क्या वो पूरी तरह समायोजन है या उसने वहां के क्षेत्र में रूपांतरण कर दिया, इन सबका अध्ययन जो किया जाता है वो मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। ये कुछ क्षेत्र है जहां मानव भूगोल की संकल्पना व्यक्त की जाती है। अब मानव भूगोल के विकास की संकल्पना क्या करें। मानव भूगोल के विकास की संकल्पना का अगर हम आधार दें तो तीन रूप में इसके विकास की संकल्पना है। काल जो है वो तीन प्रकार से विकास के हैं। इसमें जो स्वरूप लिया जाता है वो तीन क्षेत्रों के आधार पर या तीन बिंदुओं के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है कि तीन स्वरूप कौन कौन से हैं। इसमें तीनों में हम बात करते हैं कि तीनों के आधार पर करते हैं तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन कालों के आधार पर मानव भूगोल का क्या हुआ है, विकास हुआ है। मानव भूगोल के विकास में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इसके आधार पर तीन काल माने जाते हैं जो मानव भूगोल के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न भी आ जाता है कई बार कि मानव भूगोल के विकास के विभिन्न कालों का वर्णन कीजिए। छोटा प्रश्न आ जाता है 2 नंबर का, 3 नंबर का, कि प्राचीन काल मानव भूगोल के विकास के विभिन्न कालों का अध्ययन कीजिए या इसका व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए। इस तरीके से इसका प्रश्न बन जाता है, बहुत कम चांस है लेकिन बन जाता है। ठीक है ना। तो बोर्ड का ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रश्न नहीं आ सकता, आता है लेकिन इसका जो वेटेज होता है उसके अनुसार ही आता है। तो इस तरीके से प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब बात करते हैं हम प्राचीन काल की। प्राचीन काल में मनुष्य की जो प्रक्रिया थी, मानव या सभी जीव प्रकृति निर्भर थे, यानी प्रकृति पर निर्भर थे। प्रकृति जैसा चाहती थी वैसा उनको करना पड़ता था। प्रकृति की विभिन्न जो क्या कह सकते हैं उसको आपदाएं वगैरह जो थी, प्राकृतिक द्वारा जो आपदाएं की जाती है, उन आपदाओं से ये हमेशा ही डरते रहते थे। यानी जो चीजें आज जिनको हम विज्ञान के रूप में देखते हैं कि ये पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा बोला जाता था, उस स्वरूप की अगर बात करें तो पुराने समय में, प्राचीन काल में मानव के द्वारा सूर्य, चंद्रमा,
पृथ्वी या अन्य जो भी ग्रह वगैरह या समुद्र वगैरह जो थे इनको देवताओं का स्वरूप दिया जाता था। वेदों में हमारे वर्णित है कि सूर्य देव है, चंद्र देव है या समुद्र देवता है, इंद्र देवता है, प्रसाद कराने वाले देवता है, बादलों को उस तरह के बादलों के राजा को नाम दिया जाता था। इस तरीके से तो अलग अलग लोगों के द्वारा इस तरीके की घटनाओं का स्वरूप प्राचीन काल में दिया जाता था, वर्णन किया जाता था कि किस तरह से मानव की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला सके। इसी के बाद हेरोडोटस जो था, हेरोडोटस था वो क्या कहता था कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जो भी भूमंडल जनजातियां होती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन सी भूमंडल जनजातियां जा रही है, कैसे जा रही है, खाना बदोश जिनको जनजातियां बोलते हैं, अपने एक तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो गाड़ी और वार होते हैं, गाड़ी और वार वो एक स्थान पे नहीं रुकते, आज आया तो 10 दिन बाद में कहीं 25 दिन के बाद उनको खाना बदोश या फिर जम्मू कश्मीर साइड में इस साइड का अगर आपको आगे जैसे अध्ययन करेंगे पता लग जाएगा। तो उन्होंने भूमंडल जनजातियों का वर्णन किया है। हेकेटियस जो थे वो क्या करने थे, उन्होंने क्या किया कि भौगोलिक जो भी उनको ज्ञान मिला, जिस तरीके से जहाँ जहाँ गए जहाँ जाकर उन्होंने देखा, वर्णन किया, उन सबको व्यवस्थित करने का जो काम किया वो हेकेटियस ने किया। इसलिए उनको भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है या भूगोल के पिता के नाम से जाना जाता है। इसलिए अलेक्जेंडर वगैरह जो थे उन्होंने भी बहुत काम किया इसके ऊपर और प्राकृतिक स्वरूपों के अंतर्गत अध्ययन करवाया। तो प्राचीन काल के अंतर्गत जो प्रकृति थी वो मानव पर हावी थी, प्रकृति जो थी वो मानव पर हावी थी कि भी प्राकृतिक स्वरूप जैसा होगा वैसा, यानी डरते थे लोग। प्राकृतिक आपदा अगर हो जाती थी तो उसको मानते थे देवता का प्रकोप हो गया है। दूसरा जो काल है भेद काल, दूसरा काल है मध्य काल। इस काल में क्या हुआ कि तकनीकी विकास हुआ, शोध हुए, खोजें हुई, अन्वेषण हुए, तो ये कुछ चीजें ऐसी थी और लोगों में एक रूपांतरण का स्वरूप आया, लोगों के विकास की संकल्पना बढ़ी, क्योंकि जो भी प्राकृतिक संसाधन थे उन संसाधनों को विभिन्न तकनीकों के माध्यम से रूपांतरित किया गया और मानव के उपयोग में लिया गया। जो मिथक भ्रांतियां थी प्राचीन काल में, जो मिथक भ्रांतियां प्राचीन काल में थी कि ऐसा होता है, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, कि सूर्य है वो देवता है, लेकिन इन्होंने ये माना तकनीकी ज्ञान के माध्यम से कि सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ये इस ब्रह्मांड के अंतर्गत और तारे वगैरह है, उसी तरीके से ये भी आपके पिंड है। पिंडों के रूप में इन्होंने माना। समुद्र की बरसात होती थी इंद्र देवता की, वो समुद्र से इवेपोरेशन होता है, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस तरीके से वो कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं और बादल जब नमी ज्यादा हो जाती है तो बादल बरस जाते हैं और बरसते हुए वापस वो समुद्र में, उसको एक जल चक्र की संकल्पना स्थापित की। उसके बाद में सोचा है कि नहीं, इंद्र भगवान ने ये प्रोसेस है जो कि समुद्र के जल गर्म होने से भाप बनती है, भाप ऊपर जाती है, तापमान कम होने से भाप ठंडी हो जाती है, उनका संघनन हो जाता है, इकट्ठी हो जाती है, ज्यादा भाप इकट्ठा होने से वो जल जो होता है वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है, बूंदों के रूप में नीचे आता है, जिसको वर्षा कहते हैं। फिर वो पहाड़ों से, नदियों से, ढलान से होते हुए वापस समुद्र में चला जाता है। तो इस तरीके की प्रक्रिया उन्होंने बताई। तो ये जो क्या हुआ कि जो मिथक भ्रांतियां थी लोगों के दिमाग में, उसको हटाने की प्रक्रिया सामने आई और फिर दूसरे तरीके से अध्ययन किया जाना और मानव के विकास में तकनीकी शोध, खोज, अन्वेषण और रूपांतरण की प्रक्रियाओं का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन किया जाने लगा। आधुनिक काल, आधुनिक काल में हम माने प्रकार की स्थापना से रूप से मानव भूगोल का विकास हुआ। आधुनिक मानव भूगोल मानव भूगोल का विकास हुआ, उसके स्वरूप को हम आधुनिक काल बोलते हैं। मानव भूगोल के विकास को जो आधुनिक काल है, इसलिए आप मानव भूगोल के विकास को, इसके अंदर जो प्रमुख स्वरूप दिया था वो जर्मनी के विद्वानों ने दिया। जर्मनी के विद्वानों के द्वारा सबसे पहले मानव भूगोल के विकास में एक
आधुनिक स्वरूप ध्यान दिया गया है, एक आधुनिक स्वरूप के रूप में इसका निर्धारण किया गया। इसके बाद में धीरे 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 बहुत से विद्वानों के द्वारा बहुत सी विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया और उसके आधार पर मानव गुणों को दर्शाया गया। इसमें मुख्य रूप से त्रिसंतुलन हम मानते हैं। त्रिसंतुलन में जैसे सबसे पहले परिभाषा से पहले मैंने वो चीज बताई थी आपको कि तीन विचारधारा हुई और त्रिसंतुलन में कोई विचारधारा आती है जैसे नियतिवाद, न्यायिक और निश्चयवाद, ठीक है। दूसरा है संभाववाद, तीसरा है नवनिश्चयवाद। ये इसका नाम दूसरा ले लेते वैज्ञानिक निश्चयवाद या समायोजित निश्चयवाद, ऐसा भी कह सकते हैं। समायोजित निश्चयवाद तो प्रकृति का प्रभाव था लिखने को एडजस्टमेंट करता हुआ प्राकृतिक स्वरूप इसके अंदर। ये प्रकृति की परिभाषा को मानने वाले थे, ये मानव की गतिविधियों को मानने वाले थे। ये नवनिश्चयवादी जो थे मानव और प्रकृति की दोनों घटनाओं को शामिल उन्होंने किया। ये जो विचारधारा थी नीतिवादी की विचारधारा, ये जर्मनी की विचारधारा थी, ये फ्रांस की विचारधारा थी। ये छोटे प्रश्न आ जाते हैं, ये अमेरिका की विचारधारा, इसमें अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को साथ में शामिल करते हैं। इनका द्वारा यह था कि प्रकृति के स्वरूप को इन्होंने माना। जर्मनी के जितने विद्वान थे उन्होंने, जैसे जर्मनी के विद्वानों की अगर हम बात करें, मानव विकास के अंतर्गत इसका सहयोग जो था उसमें अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, रिस्टोफन एटनर, आके कार्ल रीडर, फ्रेडरिक एंजल जो मानव भूगोल के पिता के रूप में आते हैं, मानव भूगोल के पिता के रूप में मानते हैं उनको। तो वे विद्वान कुमारी एलेक्जेंडर शेफर्ड अमेरिका की थी लेकिन वो उसकी शिष्या थी। तो जर्मनी के विद्वान, इसके अलावा फ्रांस के विचारधारकों में यानी संभववादी विचारधारकों के अंतर्गत जिनका योगदान रहा मानव विकास के आधुनिक स्वरूप में, वो रहा पाल विडाल डे लाप्लास, डिमांजियो, इसाबोमेन, ठीक है ना, डोन्स। ये क्या है, इसके फ्रांस के फेब्रे ध्यान रखना, फेब्रे जो है उन्होंने संभववाद नाम दिया है, ये पूछ लेते हैं। संभववाद जो शब्द है वो किसने दिया? वो फेब्रे ने दिया। किसने दिया? फेब्रे ने। और संभववादी संकल्पना को सुचारू रूप से बढ़ाने का जो काम किया वो पॉल विडाल डे लाप्लास के द्वारा किया गया। इसलिए फ्रांस में पॉल विडाल डे लाप्लास को ही मानव भूगोल का जनक माना जाता है। इसके तीसरा जो स्वरूप है वो अमेरिका और ब्रिटेन का है। इसके अंतर्गत आपके एलन चर्चिल शैम्पूल है जो इसकी शिष्या थी, जर्मनी के जो फ्रेडरिक एंजल थे उनकी शिष्या थी, कार्ल सावर, ठीक है ना, ग्रिफिथ टेलर, हंटिंगटन। तो ये क्या है, ये सारे अमेरिका के विद्वान। इन सभी विद्वानों ने 18वीं से लेकर 21वीं शताब्दी तक जो मानव के विकास की संकल्पना को आगे बढ़ाया वो उस काल को बोलते हैं आधुनिक काल। इस काल को आधुनिक काल के रूप में माना जाता है। एक तथ्य और आता है कि 1930 के बाद मानव भूगोल को समझने के लिए विभिन्न शाखाओं का निर्माण किया जाने लगा। और इसमें जो प्रमुख दो शाखाएं माने वो था आर्थिक भूगोल और दूसरा था सांस्कृतिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मानव द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का, और सांस्कृतिक यानी मानव द्वारा बनाई गई निर्माण प्रक्रिया का। तो मानव भूगोल को और अच्छे तरीके से समझने के लिए 1930 में मानव भूगोल की दो शाखाएं निर्धारित करी गई, आर्थिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। उसके बाद 1970 के बाद लगातार मानव विकास के लिए विभिन्न शाखाओं का समूह हुआ, जैसे आर्थिक भूगोल में कृषि भूगोल, यातायात भूगोल, आदि। इसमें जनसंख्या भूगोल,
अधिवास गोल आदि विभिन्न शाखाओं का निर्माण करके मानव भूगोल के आगे से आगे विकास की संकल्पना को स्वरूप किया गया। तो ये हमारे मानव भूगोल का एक चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1 वो कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर जो है उसमें आपके एमएस आने वाले जो क्वेश्चन है उनको आपको देखना है, और इसके अलावा मानव भूगोल का केंद्र बिंदु ये प्रश्न आपको करना है। दूसरा, मानव भूगोल के विकास में त्रिसंतुलन क्या है, इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा सभी परिभाषाएं लिखनी है, सभी परिभाषाएं करनी है। इसके अलावा लघुत्तरात्मक और छोटे बिंदुओं में दर्शाव करें। निम्नात्मक प्रश्न में आपको जो करना है वो है मानव भूगोल के विकास के कारण जो 3 अधिकार बताए हैं उनका आपको निम्नात्मक प्रश्न करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ये सभी करने हैं हमारे। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है वो सभी करने हैं। इसके अलावा 3 प्रश्न ये मुख्य रूप से, और मानव भूगोल के विकास के कार्य 3 दिए गए हैं उनको आपको होमवर्क के रूप में करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।